नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। अब ये जो अध्याय है ये थोड़ा कठिन है क्योंकि इसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है जो कि बहुत ज़्यादा उलझाने वाला है, यानी कि जो मूल संकल्पना के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो इसी अध्याय से आता है। तो अब इस अध्याय को समझने के लिए जो ये पहला वीडियो है इसे हम इंट्रोडक्टरी वीडियो रखेंगे, जहां पर हम जानेंगे कि आखिर परमाणु और अणु होते क्या हैं, और उसके बाद हम डिटेल में इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो चलिए जल्दी से जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर परमाणु है क्या, उसके बाद हम जानेंगे कि परमाणु के गुण क्या क्या होते हैं, और अंत में हम बात करेंगे कि आखिर रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं और वो किस तरह से होती हैं, और अगली वीडियो में हम इससे आगे अध्याय को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं परमाणु को समझते हुए, परंतु इससे पहले चलिए पहले अध्याय को याद करते हैं। पहले अध्याय में हमने जाना था कि जितने भी पदार्थ हैं वो तीन तरह के होते हैं, सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव, और गैस यानी कि गैस की फॉर्म में होते हैं। तो जितनी भी चीजें होती हैं वो इनसे बनी होती हैं, ऐसा हमने पहले अध्याय में पढ़ा था। परंतु अगर आपसे कहा जाए कि अगर आप एक लकड़ी की चेयर को देखें और एक प्लास्टिक की चेयर को देखें, तो अगर दोनों ही पदार्थ से मिलकर बनी है तो दोनों के गुण समान होने चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं लकड़ी और प्लास्टिक दोनों बहुत अलग अलग हैं, तो अगर दोनों एक ही चीज से बनी है तो दोनों में इतने विभिन्न गुण कैसे हो सकते हैं। तो यही कारण है कि हमने पदार्थ को और अच्छे से जानना शुरू किया, और फिर हमें पता चला कि पदार्थ जो होते हैं उन्हें भी अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर जो पदार्थ हैं क्या हम उन्हें तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने तो ये जाना था कि पदार्थ को अलग नहीं किया जा सकता। तो आखिर हमें ये कैसे पता चला कि वो अलग अलग भागों से मिलकर बना है। दरअसल पदार्थ को भौतिक रूप से नहीं तोड़ा जा सकता, परंतु रासायनिक रूप से हम इन्हें अलग कर सकते हैं, और यही कारण है कि जब हम रासायनिक रूप से इन्हें अलग करते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्तव में जो पदार्थ है उनमें भी अलग अलग गुण होते हैं। और यही कारण है कि प्लास्टिक की जो चेयर होती है वो लकड़ी की चेयर से काफी ज्यादा अलग होती है। अब यही जो पदार्थ के टूटे हुए कण हमें मिले, इन्हें हमने कहा परमाणु। परमाणु एक ऐसा कण है जिसे और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता, ये सबसे छोटा कण होता है और इसे हम परमाणु के नाम से जानते हैं। अब अगर हम परमाणु की बात करें तो मान लीजिए कि एक कंटेनर यानी कि डब्बा है जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु है, और एक दूसरा डब्बा है जिसके अंदर ऑक्सीजन के परमाणु है। तो इसकी जो सबसे छोटी इकाई होगी उसे कहा जाएगा परमाणु। परंतु मान लीजिए कि अगर इन्हीं दोनों को मिला दिया जाए तो इन दोनों से मिलकर बनता है जल। अब अगर हम जल की बात करें तो जल में क्या होता है, उसमें कोई एक परमाणु नहीं होता। दरअसल उसमें एक परमाणु होता है ऑक्सीजन का और दो परमाणु होते हैं हाइड्रोजन के। तो इसे कहा जाता है पानी का अणु। अब परमाणु और अणु में अंतर क्या हुआ, परमाणु में क्या होता है, एक ही तरह के बहुत सारे परमाणु एक जगह पर रखे होते हैं। परंतु अगर हम अणु की बात करें तो उसमें क्या होता है, एक ही तरह के परमाणु या एक से ज्यादा तरह के परमाणुओं में आपस में रासायनिक प्रतिक्रिया हुई होती है और उनसे रासायनिक बंध बने हुए होते हैं, और इसलिए उन्हें अणु कहा जाता है। अब अगर आपको परमाणु और अणु में अंतर समझ में आ गया हो तो चलिए जानते हैं कि आखिर परमाणुओं की हमने जो खोज करी वो कैसे हुआ। दरअसल पहले क्या होता था, हमारे पास बहुत ज्यादा हाईटेक तकनीक नहीं थी, तो हम परमाणुओं के बारे में ज्यादा नहीं जान पाते थे। परंतु जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी तो हमें परमाणुओं के बारे में और चीजें पता चलनी शुरू हुई। जैसे कि एक परमाणु जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला है न्यूट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन। अगर हम इनकी बात करें तो न्यूट्रॉन के पास कोई भी वैद्युत आवेश नहीं होता, प्रोटॉन धनात्मक वैद्युत आवेश से युक्त कण है, और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो ऋणात्मक होता है। अब हमने अभी बात करी कि जो हमारा परमाणु होता है उसे तोड़ा नहीं जा सकता, वहीं पर हम ये कह रहे हैं कि परमाणु जो होता है वो इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है। तो ये तीन चीजें तो परमाणु से ज्यादा छोटी होंगी। दरअसल ये बात सही है कि ये चीजें जो हैं यानी कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये परमाणु से ज्यादा छोटे होते हैं, परंतु यहाँ पर हम इकाई की बात कर रहे हैं। दरअसल जैसे हमने सेल वाले अध्याय में पढ़ा था कि सेल को सबसे ज्यादा छोटी इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेल सबसे छोटा एक ऐसा चीज है जो जीवन को दर्शाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल से छोटा होता है, परंतु वो जीवन को नहीं दर्शा पाता, इसलिए उसे जीवन की इकाई नहीं कहा गया। उसी तरीके से अगर हम परमाणुओं की बात करें तो मान लीजिए अगर कोई गोल्ड का परमाणु है तो गोल्ड के जो गुण होते हैं वो गोल्ड के परमाणु में होते हैं। गोल्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनके अंदर गोल्ड के गुण नहीं होते, तो इसीलिए जो सबसे छोटी इकाई है उसे परमाणु को कहा गया, ना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को। अब अगर आपको इतना समझ आ गया हो तो चलिए देखते हैं आखिर जो एक परमाणु होता है वो बना किस तरीके से होता है। अगर हम परमाणु की बात करें तो ये स्फेयर यानी कि गोले के शेप का होता है, जिसके सेंटर में यानी कि केंद्र में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या रखा होता है, न्यूक्लियस के अंदर रखा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वहीं पे अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो न्यूक्लियस के आसपास गोल गोल घेरे में घूमता है, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो मान लीजिए सन है और उसके आसपास जो ग्रह घूमती हैं वो इलेक्ट्रॉन है। तो इसी तरीके से होता है, सेंटर में रखा होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास गोल गोल घूमते हैं। अब यहाँ पर होता किस तरीके से है, दरअसल सेंटर में तो हमारा न्यूक्लियस है, उसके बाहर सबसे पहली शेल जो होती है उसे कहा जाता है के शेल, उसके बाद आता है एल शेल, उसके बाद एम शेल और फिर एन शेल। जो के शेल होता है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर किसी अणु के पास यानी कि किसी परमाणु के पास 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो बाकी के इलेक्ट्रॉन फिर एल शेल में जाएंगे। एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर किसी परमाणु के पास इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो फिर इलेक्ट्रॉन एम शेल में जाएंगे और इसी तरीके से आगे आगे बढ़ता रहेगा। अब क्या यहाँ पे आपको ये नंबर याद करने हैं? नहीं, दरअसल यहाँ पर एक फॉर्मूला है 2n², जिससे आप पता कर सकते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। के शेल के लिए n की वैल्यू होती है 1, l के लिए 2 और इसी तरीके से नंबर आगे बढ़ता रहता है। तो अगर हम k का निकालना चाहे तो k यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 2, तो k के लिए हमें वैल्यू मिल जाती है 2। तो अगर आपको ये समझ आ गया हो तो चलिए आगे चलते हैं परमाणु के गुण को समझने के लिए। तो क्या सभी परमाणु समान हैं? यह आपसे सवाल पूछा जा रहा है। आपको क्या लगता है इसका उत्तर क्या होगा? अब जैसा कि हम जानते हैं जितनी भी चीजें होती हैं उन सबके गुण अलग अलग होते हैं। जैसे लोहे के कुछ और गुण होते हैं, सोने का कुछ और गुण होता है और चांदी की बात करें तो उसका अलग गुण होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके परमाणु अलग अलग हैं। तो जाहिर सी बात है कि सभी परमाणु समान नहीं होते हैं। तो अगर सभी परमाणु समान नहीं होते हैं तो हम उनके बीच में अंतर कैसे पता कर सकते हैं? दरअसल हमने क्या किया है, हमने हर परमाणु को एक संख्या दी है जिसे परमाणु संख्या कहा जाता है। हम उसी की सहायता से परमाणुओं में अंतर करते हैं। तो आखिर ये परमाणु संख्या है क्या? परमाणु संख्या को हम Z से दर्शाते हैं और किसी तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या उसके तत्व में नाभिक में स्थित जितने प्रोटॉन होते हैं उसकी संख्या के बराबर होता है। उदाहरण के लिए अगर किसी परमाणु की संख्या 2 है यानी कि उसके प्रोटॉन 2 होंगे, मतलब उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होंगे और वो जो एटम होगा वो होगा हीलियम का। तो अगर किसी भी परमाणु की परमाणु संख्या 2 है इसका मतलब वो हीलियम का परमाणु है, उसके अलावा किसी और का परमाणु वो हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको परमाणु संख्या क्लियर है तो चलिए अब बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की। तो किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर कहते हैं। जितने भी परमाणु होते हैं उनका जो द्रव्यमान होता है वो मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या पर ही निर्धारित करता है। तो अब अगर आप बात करें हीलियम की तो इसके अंदर होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो इसका मास नंबर या फिर द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? 4। तो अब हमें इतना तो समझ में आता है कि किसी भी चीज का द्रव्यमान क्या होता है, उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं उनके जो द्रव्यमान है उनको जोड़ दिया जाए तो हमें टोटल द्रव्यमान मिल जाएगा। परंतु यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन की बात तो की ही नहीं। एटम के अंदर यानी कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी तो होता है, तो उसका द्रव्यमान हमने क्यों नहीं जोड़ा? दरअसल इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका द्रव्यमान बहुत कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में, तो इसलिए हम जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके द्रव्यमान को इग्नोर करते हैं और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को जोड़कर मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या को बनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास की। किसी अणु, परमाणु या किसी अन्य भौतिक संरचना में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को ही इलेक्ट्रॉन विन्यास कहते हैं या फिर इसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के नाम से भी जानते हैं।
अब हमने अभी अभी जाना था किस तरीके से K शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद L में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को दर्शाना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर हम ऑक्सीजन के एटम की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। अब आप जानते हैं K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? जी हाँ, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम K शेल में डाल देंगे तो अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके बाद वाले शेल में चले जाएंगे। यहाँ पे आप जो ग्रे कलर देख रहे हैं वो यही दर्शा रहा है कि अभी इस शेल में 2 और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, परंतु अभी है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कुल 8 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो ये थे परमाणु के गुण। चलिए अब जानते हैं कि आखिर रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होती है। रासायनिक प्रतिक्रिया में क्या होता है कि एक से ज्यादा तरह के परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके हमें कोई तत्व बना कर देते हैं। उदाहरण के लिए 2 हाइड्रोजन के अणु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उससे जो तत्व बनता है वो है वाटर, यानी कि जल का अणु। तो इस तरह की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं जहां पर एक से ज्यादा तरह के जो परमाणु होते हैं वो आपस में अभिक्रिया करके हमें कुछ और बनाकर देते हैं, उसे रासायनिक प्रतिक्रिया कहा जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, जितने भी तत्व होते हैं उनके रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद गुण में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बहुत ज्वलनशील होती है, वहीं पे ऑक्सीजन गैस जो होती है उसके बिना आग लग ही नहीं सकती। परंतु जब ये दोनों अभिक्रिया करके जल बनाते हैं तो जल जो होता है उसमें आग नहीं लगती, और कई बार जल का इस्तेमाल हम आग बुझाने के लिए करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह इनकी जो रासायनिक गुण हैं वो बिल्कुल बदल चुके होते हैं। तो ये थी रासायनिक प्रतिक्रिया। चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या जान लिया। सबसे पहले हमने बात करी कि परमाणु क्या होते हैं, फिर हमने उनके गुणों को जाना, और अंत में हमने रासायनिक प्रतिक्रिया की बात करी। चलिए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम किसके बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक संयोजन के नियम कौन कौन से हैं, और उसके बाद हम जानेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को, जहां पर हम जानेंगे कि आखिर जो डाल्टन थे उन्होंने परमाणु के बारे में क्या क्या बताया था। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।